नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर में आने वाले इंपॉर्टेंट सवालों की। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर्स कोर्स में जो आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का आखिरी पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का, उसके बारे में। आपके जो पुराने सारे पेपर्स हैं उसको लेकर के हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोज़ में सारे सवालों को डिस्कस किया है। तो आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो छठा पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का, उसके बारे में। तो सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस पर अगर निगाह डालें तो जो पहली यूनिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को लेकर के, क्लासिफिकेशन को लेकर के, और कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सैलियंट फीचर है, जो विशेषताएँ हैं, और रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर, विधि का शासन एवी डायसी के द्वारा और सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ये दो सिद्धांत हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, थोड़े बहुत लिए गए हैं, उसको लेकर के। यूनिट 2 में जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे फिनेंशियल पावर्स हैं, तो कैसे उनका बंटवारा है, और जब भी इन बंटवारे में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो राज्य और केंद्र के बीच में हो या किसी भी प्रकार से हो, तो जो डॉक्ट्राइंस है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पेथेंट सब्सटेंसेज है, और डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी डिस्प्यूट की उत्पत्ति ना हो सके इसके लिए हैं, उनका अध्ययन आपको करना है। यूनिट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में है, कैसे उसका गठन होता है, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बारे में है, संसदीय संप्रभुता के विषय में है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के विषय में है, और अभी वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा इस विषय पर चर्चा चल रही है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब 105 से है, और जो स्टेट में है कि किस प्रकार से पार्लियामेंटेरियंस को, या लोकसभा के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को, विधान परिषद के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को किस प्रकार से कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं, कुछ विशेष योग्यताएं मिली हुई हैं, इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है, जो दल बदल कानून के नाम से आप सुनते होंगे। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में है, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में है। और जुडिशरी के अगर पोर्शन में है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेकर के है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का जो जुरिडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, वो कैसा होगा, सामान्य कैसा होगा, अपीलीय कैसा होगा, एडवाइजरी कैसा होगा, इस प्रकार से। और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को लेकर के थोड़ी बहुत बात की गई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, लोक हित याचिका के विषय में भी बातें हैं। जुडिशल रिव्यू का जो सिद्धांत है वो भी यहीं पर है, और पॉलिटिकल क्वेश्चन का सिद्धांत ये भी यहीं पर है। यूनिट 4 में इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, जो भी आपातकाल के उपबंध हैं, उसके विषय में है। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेकर के है, और बेसिक स्ट्रक्चर्स के विषय में चर्चा की गई है। टॉर्सियस लाइबिलिटी और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी स्टेट की किस प्रकार से फिक्स की जाएगी, उसके विषय में है। और 301 राइट टू प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के आपके चौथी यूनिट में टॉपिक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये आपका पहला पेपर है, आपको अगले बार दूसरा पेपर भी पढ़ना है, सेकंड पार्ट भी पढ़ना है। पहले पेपर में जो आपके लिए सबसे जरूरी सवालों की बात करें तो सबसे पहला सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स को देख करके आना है, और कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है, और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है। किसी ने इसको क्वासी फेडरल कहा है, या ये अगर आपके मत से अगर ये फेडरल है तो उसके विषय में तर्क दीजिए, अगर ये यूनिटरी है तो उसके विषय में तर्क दीजिए। इस प्रकार के एक निबंधात्मक सवाल की उम्मीद आप कर सकते हैं कि संविधान का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में हमारे जो भारत का संविधान है उसको किस वर्ग में रखा गया है और किस वजह से रखा गया है। जैसे सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। तो आपको एक सवाल संविधान की प्रकृति को लेकर के, संविधान की परिभाषा को लेकर के, संविधान के नेचर को लेकर के मिलने की काफ़ी उम्मीद है। कई बार स्टेटमेंट आपसे ऐसे पूछा सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर यूनिटरी नॉर फेडरल, ना तो एकात्मक है ना तो संघात्मक है, तो किस प्रकार का है, आप सिद्ध करिए, अपनी बात अपने 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 हिसाब से रखिए। अगला सवाल जो आपके लिए जरूरी है रूल ऑफ लॉ को लेकर के, एवी डायसी का जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है वो बहुत जरूरी है। और इस प्रकार के सवाल की, इज इट ट्रू इन इंडियन कंटेक्स्ट दैट रूलिंग पार्टीज ऑलवेज ट्राई टू इम्पोज देयर हिडन एजेंडा ऑन द नेम ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस चूंकि अब ये कहें तो एक बहस का विषय भी है कि रूल ऑफ लॉ क्या केवल एक मिथ बन के रह गया है, कि विधि के शासन के नाम पर कुछ भी अपने विचार थोपना विधि का शासन हो गया है, या वास्तव में जो एवी डायसी ने विधि का शासन बताया था कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा, सब लोग विधि के समक्ष समान तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, क्या वो विधि का शासन आज भी एग्जिस्ट करता है या उसमें वो कुछ दूषित हुआ है, इस प्रकार का सवाल है। या डू यू एग्री विद द व्यू दैट रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या विधि का शासन बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है।
व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इस प्रकार से रूल ऑफ लॉ के किसी निबंधात्मक प्रश्न के लिए, किसी तथ्यात्मक प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के सवाल आने की काफ़ी उम्मीद रहती है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, और हमारे यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण है या विभाजन है, इस चीज़ को आपको देख करके आना है कि हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को हूबहू इम्प्लीमेंट किया गया है या हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है। सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में किस हद तक लागू है और किस स्थिति में आप ये कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर लागू नहीं है। क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो लेकर के आ रहा है या प्रेसिडेंट किसी को क्षमादान दे रहा है, तो क्या प्रेसिडेंट जुडिशरी का काम कर ले रहा है, जब लेजिस्लेचर का काम कर ले रहा है, तो क्या वो वास्तव में सेपरेशन ऑफ पावर उसी प्रकार से है जैसा जेम्स मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। सवाल इस प्रकार से है कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हाउ फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज इन कलेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट प्रोविजंस। आपको कुछ प्रोविजंस भी जानते रहना है कि आपके संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ से ये प्रतीत होता है कि हाँ, भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ से ये भी प्रतीत होता है कि संविधान में शक्तियों का पृथक्करण न होकर के शक्तियों का विभाजन है। तो इस प्रकार का सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ आपके लिए दोनों सिद्धांत बहुत जरूरी है। दूसरी यूनिट में अगर हम बात करें, जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर की बात है, सेपरेशन की बात है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सवाल इस प्रकार से है कि डिस्कस द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पहली चीज़ तो आपको ये जानते रहना है कि 3 प्रकार की लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको राज्य सूची, केंद्र संघ सूची और समवर्ती सूची कहते हैं, जहाँ पर विषयों का बंटवारा है, जहाँ पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, किस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, किस विषय पर राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाएंगे। लेकिन 2 राज्यों के बीच अगर किसी विधि को लेकर के टकराव आ रहा है या एक राज्य की बनाई हुई विधि दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर विधि में परिवर्तन की आवश्यकता मांग रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर विधियों का आपस में टकराव हो रहा है तो कैसे उसमें हार्मनी बनी रहे, कैसे उसमें समन्वय हो सके, तो उन सब चीज़ों को लेकर के कई सारे सिद्धांत हैं, उसको भी आपको देखते रहना है। तो लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वहीं पर जब आप देखेंगे तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको लेकर के बड़ी खींचतान रहती है, और आए दिन आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, वो समसामयिक विषय है, तो उसको भी जानते रहिए। डॉक्ट्रिन बहुत जरूरी है आपके लिए, पिथ एंड सब्सटेंस का तत्व एवं सार का सिद्धांत, कि कब आपको डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को यूज करने की जरूरत पड़ जाएगी। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, जब भी सारे आप डॉक्ट्रिन्स पढ़िए तो वहाँ पर देखिए कि डॉक्ट्राइन किसी खास केस में क्या उसका उद्भव हुआ था, या किसी खास जस्टिस ने ही उसको पहली बार उसका नाम लिया था, उस डॉक्ट्राइन का नाम लिया था, तो वो उसके वजह से जाना जाता है। उसको थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा। जैसे पिथ एंड सब्सटेंस पर एक सवाल है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इंट्रोड्यूसेस अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द अदरवाइज रिजिड स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आता है, वो लचीलापन लेकर के आता है। तो किस प्रकार से लेकर के आ रहा है, किस प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जो है वो विधियों के निर्वचन में, विधियों के इंटरप्रिटेशन में सराहनीय भूमिका अदा कर रहा है। इस प्रकार के सवाल आने की उम्मीद रहती है आपके लिए। जो एक 2 जरूरी और वो हैं डॉक्ट्राइन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस और डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, दोनों को कायदे से आप पढ़ करके आइएगा। तीसरी यूनिट में अगर हम पढ़ें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर के खूब सवाल पूछे जाते हैं, संसदीय विशेषाधिकार को लेकर के सवाल खूब पूछे जाते हैं। व्हाट प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के आलोक में, भारतीय के संविधान के उपबंधों के आलोक में बताइए कि संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या है, संसदीय विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं। अगर 2 लोगों के बीच में आपस में कुछ वाद विवाद हो जाता है संसद के सदन के अंदर, तो क्या उस पर सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या किसी भी प्रकार का न्यायालय उसका संज्ञान ले सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है। इस प्रकार से आप तैयार रहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको क्या इम्यूनिटीज़ मिली हैं, क्या प्रिविलेजेस मिले हैं, उसको इन्यूमरेट करना है। इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे गए हैं जो सीधे सीधे हैं। उसके बाद आपके लिए जो जरूरी है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ ऐसा कभी लंबा सवाल, कभी लॉन्ग में सवाल पूछा नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लेकर के सवाल हमेशा पूछा गया, हमेशा कहें तो जुरिस्डिक्शन को लेकर के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, अक्सर पूछा जाता रहा है। जैसे सवाल आया कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के विषय में बताइए कि कब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, जो उसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, सलाहकार का क्षेत्राधिकार, सलाह देने का क्षेत्राधिकार है, वो किस प्रकार का है। 32-226 आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 को कायदे से पढ़ करके आइए कि किस प्रकार से हाई कोर्ट जा करके आप रिटों की बात कर सकते हैं, अपनी रिट इशू करा सकते हैं, चाहे वो हैबियस कॉर्पस की हो, चाहे मैंडमस की हो, चाहे कोवारंटो की हो, चाहे सर्सियोरारी की हो।
इस प्रकार से चाहे प्रोविजन की हो। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 22, 26 के माध्यम से किस प्रकार से PIL ला करके जो जुडिशियल एक्टिविज्म को अप्लाई किया गया है, इसका सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैसे होती है, नेशनल इमरजेंसी का जो असर है, मायने वो क्या है, कौन कौन से राइट्स आपके सस्पेंड होते हैं, आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है, 352 का मतलब क्या है, इस प्रकार के सवाल। ऑन व्हाट ग्राउंड्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन किस प्रकार से प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं, जरूरी है आपको। अगला सवाल अगर देखें तो एग्जामिन द पावर एंड प्रोसीजर अवेलेबल टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने के लिए जो संसद को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उनकी विवेचना कीजिए, इस प्रकार के सवाल आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और यहाँ जब आप पढ़ रहे हैं तो कई सारे चीज़ें जोड़ करके पूछी जाती हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रीएम्बल जो है उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो किस केस में आया, किस केस में उसको और पुष्ट किया गया, किस केस में उसमें और चीज़ें जोड़ी गई, 5 जो सिद्धांत हैं, 5 जो चीज़ें हैं वो क्या बताई गई बेसिक स्ट्रक्चर की, किस जस्टिस ने बताया, इन सब चीज़ों को पढ़ करके आइएगा। सवाल है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, डिस्कस इन द लाइट ऑफ केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती के केस के जो निर्णय के आलोक में आप बताइए कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है, जो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है, मूल ढांचे का सिद्धांत है, वो क्या है। स्टेट की टॉर्शियस लाइबिलिटी को लेकर के सवाल अक्सर पूछा गया है, वो जरूरी है, आप पढ़ करके आइएगा कि व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, अगर स्टेट के किसी एम्प्लॉय के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया, कोई गलती की गई है, तो उसके लिए स्टेट किस हद तक जिम्मेदार है, किस प्रकार से वो जिम्मेदार है। और यहाँ पर जब आप अपनी बात रख रहे हो तो केस लॉज के साथ में रखिए। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, टॉर्शियस लाइबिलिटी दोनों को देख करके आइए कि संविदात्मक दायित्व और टॉर्शियस लाइबिलिटी दोनों अपकृत्यात्मक जो दायित्व है और जो संविदात्मक दायित्व है, दोनों के विषय में आप पढ़ करके आइए, दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आर्टिकल 301 पर सवाल हमेशा बना हुआ है, तो सवाल आप उसको पढ़ करके आइए कि आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स protection to freedom of trade, commerce and intercourse throughout the territory of India. In the light of the above protection, discuss the constitutional limitations on the legislative power of the union and state. आर्टिकल 301 जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की व्यवस्था कर रहा है, जो आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दे रहा है, वाणिज्य का और व्यापार करने की स्वतंत्रता दे रहा है, उसके विषय में जो प्रावधान है उसको आप पढ़ करके जरूर आइए। तो मुझे लगता है ये आपके लिए यहाँ से चीज़ें आएंगी। और हाँ, इमरजेंसी को लेकर के बात हो गई, तो यहाँ से लेकर के आपको सवाल आएंगे। कुछ जो सिद्धांत है मैं उसको बार बार कहूँगा, चाहे वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का सिद्धांत है, चाहे वो टेरिटोरियल नेक्सस का है, चाहे वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का है, इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो ए बी करके या कहीं ना कहीं किसी न किसी सवाल में, चाहे छोटे से रूप में चाहे बड़े से रूप में आपको मिलने जरूर वाले हैं। तो डॉक्ट्राइन्स को बहुत सावधानी से, सतर्कता से पढ़िएगा और प्रयास करिए कि इमरजेंसी अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, टॉर्शियस लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार, उसके सोर्सेज, उसके सैलेंट फीचर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको तो आप बिल्कुल जरूर पढ़ करके आइए। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से कभी कभी छोटी छोटी टिप्पणी पूछी जाती रही है, जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को लेकर के सवाल पूछा गया है कि मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ द टर्म कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंट के वीटो पावर के विषय में कभी कभी टिप्पणी पूछी गई है। कंपनसेटरी एंड रेगुलेटरी टैक्सेस को लेकर के सवाल पूछा गया है। टैक्स और फीस में क्या अंतर होता है, इसको लेकर के सवाल पूछा गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर के सवाल पूछा गया है। स्पेशल लीव टू अपील के विषय में सवाल पूछा गया है। आर्टिकल 141 प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। मनी बिल और फिनेंशियल बिल के बीच का जो अंतर है वो पूछा गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को लेकर के सवाल पूछा गया है। कैबिनेट मिशन को लेकर के सवाल पूछा गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके जो सैलेंट फीचर है। ये सारे जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जब भी कभी टिप्पणी करने के लिए आया कि निम्न में से किन्हीं 3 पर किन्हीं 4 पर टिप्पणी कीजिए, उस समय सारे सवाल पूछे जाते रहे। और डॉक्ट्राइन्स को लेकर के मैंने बताया ही कि अक्सर चीज़ें पूछी गई हैं। प्रियम्बल के विषय में जरूर पढ़िएगा। प्रियम्बल के विषय में इस प्रकार से पढ़िएगा कि प्रियम्बल का महत्व क्या है संविधान में, और किन किन केसों में कहा गया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है या संविधान का हिस्सा है, संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। इस प्रकार के सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ करके आइएगा। तो मुझे लगता है इसमें से आपको लगभग आपका जो पेपर है बढ़िया हो जाएगा।
आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 एसआर बोमई केस सब बहुत ज़रूरी है, सब पढ़ करके आइएगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो भी देख लीजिएगा। और जब आप एंटी डिफेक्शन को छोड़ रहे हैं, लेकिन कियोतो हलोहन वर्सेस जाचिलू का जो केस है एंटी डिफेक्शन लॉस के बारे में पैरा 10 को लेकर के, उसको अगर एक आध लाइन में आप याद रखें तो कभी शॉर्ट में कमेंट्री करने को आएगा तो आप लिख सकेंगे आराम से। तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है, इतना आपके लिए पर्याप्त है और ढेर सारी शुभकामनाएं, इसमें से आपको सवाल मिल जाएंगे। अब मुझे लगता है आपका जो ये पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर का सारा जो वीडियो है यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे जा करके देखिएगा, तो पुराने वीडियोस आपके आपके पुराने पेपर्स के पड़े हुए हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जल्द ही आपका पेपर शुरू होने वाला है, उसके पहले खूब अच्छे से मेहनत करिए, प्रयास करिए कि पेजेस अनावश्यक ना भरिए। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो पेजेस भरिए, और अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है तो भी उसको प्रयास करिए कि संक्षिप्त में और साफ़ सुथरा लिखने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा पेजेस भरने से या बहुत ज़्यादा लंबा करने से कुछ आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और सब पर ईश्वर की कृपा रहे, सब अच्छे नंबर से पास होइए, यही कामना है, यही आशा है। जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे। प्रणाम।